जिनसे वरिष्ठ मनीषीगण तिवारी जी, पांडे साहब, जैन साहब हैं, साहब हैं, और यहाँ विराजे हुए हिंदी के वरिष्ठ जिज्ञासु आप में से बहुत कम होंगे जिन्होंने मुझे सुना होगा, क्योंकि यहाँ प्री पीएचडी में तो मैं बोल चुका हूँ। आप में से कुछ ने अवश्य सुना होगा, कुछ ने न सुना हो। तो जैसा अभी रेणुका जी ने कहा, चर्चा के रूप में से रहेंगे। जैसा इन्होंने कहा, जब ये मेरा नाम इन्होंने लिया कि इन्होंने ये विषय पसंद किया है आज के लिए, वो मैंने पसंद जब किया था तब मुझे पता नहीं था कि हिंदी विभाग इसका स्थल होगा, आयोजन स्थल। तो ये संस्कृत अकादमी का आयोजन था, और संस्कृत अकादमी की दृष्टि से संस्कृत समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है, संजीवनी है। संजीवनी ये कह रहा हूँ, और कई भाषाएं हैं उन्हें प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस दृष्टि से जो आज का आलेख है वो आपने घोषित नहीं किया, उपलब्ध है यहाँ, तो उसमें अधिकांश आधार संस्कृत का था। हिंदी और संस्कृत पर जब शोधात्मक चर्चा होती है तो उसके अनेक आयाम बनते हैं। उन आयामों से मेरा पूरा जीवन परिचित रहा। उसका कारण यह है कि मैंने 40 वर्ष तो बिताए राजभाषा हिंदी की सेवा में। उस समय संस्कृत का काम लेना देना था। प्रारंभ संस्कृत से किया, संस्कृत में बोलता था बचपन में, और इन दिनों में गत 20 वर्षों से संस्कृत से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सतही बात तो हो ही जाती है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। उसमें देखिए संस्कृत के आधार पर हम सब प्राचीनतम भाषा है, और समस्त भाषाओं में शब्दावली सारी संस्कृत की है। तमिल में कम है, कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में, बांग्ला में, सारा संस्कृत से ज्ञात मामला है। तो ये सतही बात है। उसके अंदर जाएं तो आप जैसे जो जिज्ञासु में उनकी ये चर्चा हो सकती है कि संस्कृत पर क्या हिंदी का वाङ्मय, जैसे आपने कहा भाषा, अलंकार शास्त्र, व्याकरण क्या पूरी तरह हिंदी संस्कृत पर आधारित रही है, या इन दोनों में अंतर है? अंतर कहाँ आता है? ये इस पर कम काम हुआ है। तो अब मुझे आदेश ये मिला था कि क्योंकि अब तुम हिंदी विभाग में बोल रहे हो, इसलिए समस्त चीज जो इसमें है वही नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों की दृष्टि से अधिकांश संभवतः हिंदी के अध्येता हैं। इस दृष्टि से थोड़ा सा दूसरा पैरामीटर बदल करके मैं आप संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि संस्कृत भाषा, जैसा आपने सुना, आपने समस्त भाषाओं की संजीवनी है, जननी नहीं कहा मैंने। उसके कई कारण, जननी तो है ही। सारी संस्कृत पर आधारित सारी वर्णमाला संस्कृत की है, शब्दावली संस्कृत की है, काव्य शास्त्र संस्कृत का है, अलंकार शास्त्र संस्कृत का है, छंदः शास्त्र संस्कृत का है। छंदः शास्त्र में काफी विमर्श होता है कि आप कैसे कह सकते हैं छंदः शास्त्र। डॉक्टर भार्गव साहब विराजे हुए हैं, वार्णिक छंद तो जरूर संस्कृत से आए। छंदः शास्त्र बहुत व्यापक है, और मेरी हमेशा ये शिकायत रहती है कि छंदः शास्त्र पर लगभग नहीं के बराबर होता है। हिंदी के अच्छे विद्वान, संस्कृत के अच्छे विद्वान छंदः शास्त्र से कम अभिज्ञ हैं। कईयों से मैंने पूछा, कामायनी में हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर वैक्षिला की शीतल छां, सुप्रसिद्ध छंद, भैया कौन सा छंद है? तो छंद का पता नहीं कौन सा छंद। तो ये छंदः शास्त्र ये मात्रिक है, लेकिन ये भी संस्कृत से आया है। तो यहाँ थोड़े अत्यंत संक्षेप में ये चर्चा करेंगे कि संस्कृत का ऋण, संस्कृत की संजीवनी, जीवनी शक्ति संस्कृत से हिंदी ने कितनी ली है, और हिंदी का अपना कितना उसमें अवदान है, कितना जोड़ा गया। ये मुझे इसलिए ध्यान आया, पता नहीं बहुत कम जानकारी होगी लोगों को। डॉक्टर पांडे विराजे हुए हैं, जयपुर और खड़गपुर, उदयपुर ये रहे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों के स्थल रहे। खड़गपुर में 1927 में 17वां अधिवेशन हिंदी साहित्य सम्मेलन का हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर खुद आए। तो बड़ा इतिहास है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। पहले तो कंठस्थ था, मेरे पिताजी उसमें गए हुए थे, संस्कृत के विद्वान गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, सूर्यनारायण जी, ये सब उसमें गए थे। खड़गपुर में भरतपुर के राजा ने हिंदी साहित्य सम्मेलन बुलाया। जैसे अभी मीना जी जाके आई हैं, उत्तराखंड के गवर्नर ने अपने राजभवन में संस्कृत का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया। राजा ने उस समय हिंदी साहित्य सम्मेलन बुलाया। उस समय हिंदी के अच्छे दिन उस समय भी आ गए थे। अभी जैसे इन्होंने कहा, तो मैं बात कहता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो
मुहावरा था, ये अन्य लोगों पर तो लागू होता है नहीं, विभागों पर हिंदी पर अवश्य लागू हो रहा है। तो हिंदी दिवस पर मेरा स्वयं का अनुभव रहा। इस महीने के प्रारंभ से मुझे निमंत्रण आते रहे, उनको कार्यशाला करानी है बैंकों में, केंद्रीय सरकार के विभागों में। मतलब है कोई ऊपर से निर्देश आए हैं इस प्रकार के कि कराना है हिंदी दिवस पखवाड़ा, उनका निर्देश तो नहीं था, पर हमारी आत्मा कह रही है कि हिंदी के दिन आ गए। अब 1 साल के अंदर हर काम हिंदी में होने का ज़्यादा ही आप देखें। और लगता भी स्पष्ट है, जैसा आपने अभी रेणुका की चर्चा की, उस समय भी यही था। उन दिनों में आपको ध्यान होगा 1927 में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था उन्हीं दिनों में हिंदी को। क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता रहता हूँ कि आपस में जब चर्चा हो रही थी, गांधी जी की मातृभाषा गुजराती, सुभाष जी की बांग्ला, तिलक की मराठी, सब अपनी अपनी भाषा में बोलते तो कैसे समझते, तो सब अंग्रेजी में आपस में इंटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उनका जो गुलामी की भाषा में कर रहे हैं, हम लोग जुड़े हुए बिल्कुल नहीं हैं। और वो कल को अंग्रेज कहे कि अंग्रेज को भारत छोड़ो, तुम हमको निकालना चाह रहे हो, लेकिन मेरी भाषा ने तुम्हें जोड़ रखा है, मेरी भाषा वापस आओ, उठ जाओगे, तब क्या होगा? तब उस समय चिंतन हुआ कि ये देश को जोड़ने वाली क्या कोई भाषा नहीं रही। तब राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट उस समय पैदा हुआ। तो उनका नहीं जोड़ने वाले तो रही, बहुत पहले तो संस्कृत ने जोड़ा था सारे देश। संस्कृत सब जगह समझी जाती थी, सिर्फ चारों धामों की यात्रा होती थी, वो देश के चारों कोनों में होती, तो संस्कृत बोली जाती थी। एक सहस्राब्दी से संस्कृत बोलना कम हो गया। उस समय हिंदी जैसी कोई भाषा थी, उसने जोड़ रखा था। ये चीज़ 1925 से शुरू हुई। 1927 वाला जो 17वां अधिवेशन था बहुत जबरदस्त था, उसमें रवि ठाकुर खुद गए। रवि ठाकुर ने अपना भाषण अंग्रेजी में देना चाहा एज चीफ गेस्ट। तो सबने किया था, आप बांग्ला में बोली हमें स्वीकार है, अंग्रेजी में स्वीकार नहीं। तो उन्होंने बांग्ला में प्रारंभ में बोला, फिर अंग्रेजी में बाद में बोला, उसका हिंदी अनुवाद हुआ। उस समय संस्कृत वाले भी गए थे, हिंदी वाले भी गए थे, कोई झगड़ा नहीं था। संस्कृत और हिंदी तो बराबर एक दूसरे की माता और पुत्री के समान रहे। और आपको बड़ी बात मालूम है, इस प्रकार पुराने जितने बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, संस्कृत के भी कवि और विद्वान होते थे। आपको बताने की शायद जरूरत नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कितने अच्छे संस्कृत के कवि थे। नागार्जुन जिनको वामपंथी माना जाता है, कितनी बढ़िया संस्कृति कविता करते थे। मैं उनकी कविता सुन चुका हूँ। अधिकांश आपके अयोध्या से उपाध्याय हरिहर, जिनका लिखा हुआ महाकाव्य आपको सबको मालूम है। आपको ये मालूम नहीं होगा, ये हिंदी वालों को होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। तो उसकी प्रिय प्रवास के प्रकाशन की शताब्दी वर्ष है प्रकाशन का 2014। 1914 में प्रिय प्रवास मिला।